हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो 2 4 5 चैप्टर नहीं बल्कि पूरे चैप्टर जो आपके सिलेबस में है और जो आपके सिलेबस में नहीं भी है उन सभी के एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचाता है विदाउट एनी कॉस्ट। क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। स्वागत करता हूं ऐसे चैनल पर। और क्लास 11th एंड 12th केमिस्ट्री का जो हम लोग बेसिक कंसेप्ट देख रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपिरिकल फॉर्मूले को अच्छे से जानने के बाद अब समय आ गया है कि उन पर बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये जानने का। मतलब आपके स्कूल के मां साहब और मां साहिबा का जो ये फेवरेट टॉपिक है, इस पर जो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपिरिकल फॉर्मूले में, वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इस समय हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इंपेरिकल फॉर्मूले को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। अब आप बोलोगे सर इंपेरिकल फॉर्मूला तो फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग से। इंपेरिकल फॉर्मूला अगर आ गया ना बच्चों, तो फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बाएं हाथ का खेल होने वाला है। मतलब 2 स्टेप में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। सिर्फ दिमाग लगेगा मतलब दिमाग भी क्या, मेहनत लगेगी इंपेरिकल फॉर्मूले में थोड़ी बहुत, वो भी क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स का पालन करना होगा। मतलब कुछ सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप रहेंगे आपकी चीजें, उनको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा, तो आप इंपेरिकल फॉर्मूला निकालोगे। और ये वो 5 स्टेप्स है जिनको फॉलो करना होगा। हालांकि अभी मैं पढ़ूंगा 5 स्टेप्स, तो हो सकता है आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आए, क्योंकि जब ये स्टेप्स मैं अगले क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा, इसके बाद जो क्वेश्चन होगा मेरा, 2 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, उन 2 क्वेश्चन में जब अप्लाई करूंगा तब आपको बहुत डिटेल में समझ में आएगा कि ये 5 स्टेप्स का एक्चुअली मतलब क्या है। लेकिन फॉर द टाइमिंग हम फॉर्मेलिटी के लिए 5 स्टेप पढ़ लेते हैं। 10-15% भी समझ में आया तो बहुत होगा, क्योंकि ये सारी स्टेप 100% समझ में आ जाएंगी जैसे ही हम इनको क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं पहली स्टेप क्या कहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वेट परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। आपका एक कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल होगा, उस मॉलिक्यूल में अलग अलग एलिमेंट्स होंगे। उन सभी एलिमेंट का हमको निकालना होगा सबसे पहले वेट परसेंटेज। मतलब जैसे सपोज करो एक मॉलिक्यूल है, उसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है, तो कार्बन का कितना परसेंट, हाइड्रोजन का कितना परसेंट, ऑक्सीजन का कितना, ये सब हमें पहले कैलकुलेट करना होगा। ठीक, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस पहली स्टेप में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि आपके स्कूल के टीचर जब ये क्वेश्चन देंगे तो वो ये डेटा आपको क्वेश्चन में लिख कर देंगे। मतलब पहली स्टेप आपके स्कूल टीचर आपके लिए कर ही दे रहे हैं। मतलब वहां क्वेश्चन में लिखा होगा एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन दिस मच परसेंट, हाइड्रोजन फलाना परसेंट, ये सब लिखा हुआ आएगा। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो पहली स्टेप तो आपको मिल ही जाएगी। अब आप क्या करना, सेकेंड स्टेप को समझा रहा हूं मैं। वो जो परसेंटेज दिए हैं, पूरे कंपाउंड को मान लेना कि वो 100 ग्राम है, क्योंकि वो पूरा कंपाउंड में सारे एलिमेंट मिलकर 100% बना रहे होंगे। तो आप पूरे कंपाउंड का सैंपल मान लेना 100 ग्राम। मतलब मन में रखना कि मैंने सैंपल 100 ग्राम मान लिया है। अब उसके अंदर मान लो कार्बन 40% है, मान लो कार्बन 40% है, तो फिर कार्बन का वेट उस कंपाउंड में 40 ग्राम मान लेना, क्योंकि आपने सैंपल उसका 100 ग्राम माना है। तो कार्बन आपका 40 ग्राम हो गया। वैसे मान लो अगर हाइड्रोजन 20% है, मान लो हाइड्रोजन 20% है, तो हमारे सैंपल के हिसाब से हाइड्रोजन हमारे लिए 20 ग्राम हो गया। तो इस तरीके से आप वो वेट निकाल लेना ग्राम में, और उस वेट को उनके ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना, डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। सर एक मिनट, वो मास हमने गिवन मास मान लिया और आप कह रहे हो ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना। अरे सर ये तो मोल्स निकल गए। एग्जैक्टली, आपको मोल्स निकालने, मतलब उस मॉलिक्यूल में आपको निकालने हैं क्या, हर एटम के जो भी एलिमेंट उसमें मौजूद है उसके कितने मोल्स होंगे। तो आपको निकालने हैं मोल्स, जो आपको सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो दे देगा। अब किसी के सभी एटम्स जो सभी एलिमेंट जो उसके अंदर मौजूद है, सबके अलग अलग मोल्स आ रहे होंगे। ठीक है, आप उन सभी मोल्स में से सबसे छोटे मोल की संख्या ढूंढना, सबसे छोटे रेशियो की संख्या ढूंढना। उन सब में से जो आपने किया है वेट के निकालने के बाद मोल्स, उन सब में से सबसे छोटे रेशियो से सभी को डिवाइड कर देना। तो क्या है एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक रेशियो मतलब वही मोल की बात कर रहे हैं, ऑफ ईच एलिमेंट इज डिवाइडेड बाय द मिनिमम वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेशियो, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ मोल्स टू गेट सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स, ताकि हमारे पास उस एटम के सभी एटम के सिंपलेस्ट रेशियो आ जाए।
जब सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो सभी जो आएंगे वो सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट मतलब होल नंबर रेशियो में आ जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि होल नंबर रेशियो ना भी आए, कई बार ऐसा हो सकता है। तो आप क्या करना, अगर थोड़ा बहुत डिजिट का अंतर है, डेसिमल्स का पॉइंट का अंतर है, तो आप उसको राउंड ऑफ करके होल नंबर बना लेना। और अगर आपने देखा कि अंतर कुछ ज्यादा है तो उनको एक सुइटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना ताकि वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। मतलब इफ द वैल्यू ऑफ सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो इज स्टिल फ्रैक्शनल, देन रेज द वैल्यू टू द नियरेस्ट होल नंबर, तो राउंड ऑफ करके नियरेस्ट होल नंबर तक पहुंच जाना, या फिर उसको सुइटेबल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना ताकि सिंपलेस्ट होल नंबर पे आ जाओ। तो अल्टीमेटली आपको वो जो रेशियोज आ रहे हैं उनको सिंपलेस्ट होल नंबर के रेशियो में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा अलग अलग एलिमेंट्स के लिए। तो अलग अलग एलिमेंट्स कोई भी डेसिमल में रेशियो नहीं रखेगा, उनको आपकी सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अब जब सभी एटम का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आपको मिल चुका है तो उससे आप लिख लोगे क्या, इंपेरिकल फॉर्मूला। खत्म, वो दे देगा आपको इंपेरिकल फॉर्मूला। ये बस आपको करना है। अगर इन स्टेप 5 स्टेप का अभी जो मैंने आपको बताया उसमें 15% भी आपको समझ में आ गया तो वो 100% मानना, क्योंकि अगले ही, अभी मैं चेंज करूंगा स्लाइड को, तो अगले भी क्वेश्चन है स्लाइड में, उस क्वेश्चन पर हम एक एक स्टेप को अप्लाई करके देखने वाले हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि हम क्वेश्चन पे आए। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। तो आई होप सबको यह चीज पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी कि करना क्या है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को जिस पर हम वो स्टेप्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन जो है देख लो भैया, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, डिटरमाइन द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। अच्छा, जब मैं ऑक्साइड ऑफ आयरन लिखता हूं इसका मतलब क्या है कि इसमें ऑक्सीजन होगा और इसमें आयरन होगा, दो ही लोग होंगे बस, ऑक्साइड ऑफ आयरन, आयरन और ऑक्सीजन, विच हैज 69.9% आयरन। मैंने कहा था आपको कि जो पहली स्टेप में वेट परसेंट वाला खेल है ना, वो वेट परसेंट आपको देंगे, तो पहले से ही उन्होंने दे दिया 69.9% इसमें क्या है, आयरन है। तो आपको 69.9% बता दिया। एंड 30.1% ऑक्सीजन है, ये भी आपको बता दिया बाय मास। तो 30.1% ऑक्सीजन मतलब दो एलिमेंट है और दोनों एलिमेंट का आपको परसेंटेज दे दिया। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले आप एक काम करो बच्चों, सैंपल जो है जिसमें सिर्फ दो ही लोग हैं, आयरन और ऑक्सीजन, उस सैंपल को आप मान लो 100 ग्राम। कितना, 100 ग्राम। तो आपका सैंपल तो हो गया 100 ग्राम, और उसमें अगर 69.9% आयरन बोल रहे हो मतलब 69.9 ग्राम आयरन है, और ऑक्सीजन 30.1% बोल रहे हो तो 30.1 ग्राम भी हो जाएगा। क्लियर है। तो अब देखते हैं क्या करना है। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक टेबल का सहारा लेना होगा, टेबल बनाना होगा। टेबल में क्या कॉलम हेड्स होंगे, एलिमेंट लिखोगे, जो एलिमेंट उस मॉलिक्यूल में इन्वॉल्व है, उनका कितना कितना परसेंटेज है वो लिखोगे, उनका मास लिखोगे, मास मतलब गिवन मास, और वो गिवन मास क्या होगा, जितना परसेंट होगा उतना ही मास लेना, क्योंकि सैंपल आप 100 ग्राम मान चुके हो। फिर निकालोगे मोल्स, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास क्या होंगे एलिमेंट के, ग्राम एटॉमिक मास, तो उनके ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो जो भी मास आपको क्वेश्चन में मिला है। और फिर निकालोगे होल नंबर रेशियो ऑफ मोल्स, मतलब अगर मोल्स सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं है तो उन सिंपलेस्ट रेशियो में कैलकुलेट करोगे, और यही सिंपलेस्ट रेशियो आपको आगे चलकर आपका इंपेरिकल फॉर्मूला देगा। क्या देगा, ये आपका इंपेरिकल फॉर्मूला बनाकर देगा। ठीक है, तो इसी की बस तलाश है, इसी को करना है। तो एक काम करते हैं, भरना शुरू करते हैं डब्बे को। कितने एलिमेंट है, दो, कौन कौन से, एक है आयरन और एक है ऑक्सीजन। बढ़िया बात। आगे आयरन का परसेंटेज 69.9 और ऑक्सीजन का 30.1। मास जितना परसेंट उतना ही मास, तो ये हो गया 69.9 ग्राम और ये हो गया 30.1 ग्राम। ये दोनों आपके ग्राम में आ गए। तो ये 69.9 ग्राम और ये भी 30.1 ग्राम। मोल्स कैसे निकलते हैं सर, गिवन मास को डिवाइड कर दो मोलर मास से। बिल्कुल सही। और मोलर मास इस केस में इनका एटॉमिक मास होगा ग्राम में, कर दो डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं है। गिवन मास कितना है, यही गिवन है 69.9 डिवाइडेड बाय
Fe का मोलर मास इज 56। ये Fe का, ये याद रखना होगा बच्चों कि Fe का मोलर मास 56 है। मैंने जब मोल कंसेप्ट आपको पढ़ाया था तो Fe का एग्जांपल भी लिया था, उसमें मैंने 56 ग्राम Fe के एक मोल को बोल दिया था। तो 56 ग्राम उसके एक मोल का मास है, यानी कि वो उसका मोलर मास है, यानी कि वही उसका ग्राम एटॉमिक मास है। तो 56 है। ये डिवाइड कर लेना। जब आप ये डिवाइड करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली आंसर मिलेगा 1.24। कितना अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा? 1.24। सो अप्रोक्सीमेट द आंसर विल कम आउट टू बी 1.24। ठीक है। अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो तो बहुत बाद में करेंगे, क्योंकि आपको दो लोगों में पता करना होगा। ऑक्सीजन के लिए क्या है? ऑक्सीजन का कैसे निकालेगा? 30.1 डिवाइडेड बाय कितना मास होता है? 16। क्योंकि ऑक्सीजन का जो मोलर मास है, एक ऑक्सीजन को देखें अगर हम इंडिविजुअल, ऑक्सीजन गैस नहीं, O2 नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन एलिमेंट को, तो उसका ग्राम एटॉमिक मास होता है 16 ग्राम, जो उसके एक मोल का मास है। तो इसको 16 से डिवाइड कर दो, अप्रोक्सीमेटली आपको आंसर मिलेगा 1.88। 1.88 ये आ गए आपके मोल्स। आयरन के 1.24, ऑक्सीजन के 1.88। अब क्या करना है? अब इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटे कम मोल्स किसके हैं? आयरन के सर 1.24। दोनों को डिवाइड कर दो 1.24 से। तो एक काम करते हैं, ये भी डिवाइड हो जाएगा 1.24 से और नीचे वाला भी डिवाइड हो जाएगा 1.24 से। जो सबसे छोटा नंबर है उससे डिवाइड करना है। तो ये डिवाइड करके कितना आ गया? 1। और ये डिवाइड करके कितना आ गया? अप्रोक्सीमेटली 1.5। मतलब 1.88 डिवाइडेड बाय 1.24 अगर आप करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको 1.51 समथिंग मिलेगा। बट हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, जैसा कि हमें बताया था, तो हमने 1.5 पे राउंड ऑफ कर दिया। लेकिन अभी भी हमारे पास एक रेशियो है जो फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब जो डेसिमल्स में आ रहा है। तो एक काम करते हैं, उसको सुइटेबल नंबर से कहा था मल्टीप्लाई कर दो। तो एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। और इसको 2 से क्यों करा? क्योंकि 1.5 का दुगना होगा तो 3 होल नंबर बन जाएगा, सिर्फ होल नंबर बनाने के लिए। और जिस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाले को भी फिर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका कितना? 2। और ये हो गया आपका कितना? 3। मिल गया आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। और पता है बच्चों, जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है वही आपको क्या देने वाला है? इंपेरिकल फॉर्मूला। कैसे? आयरन के हैं 2 मोल्स, ऑक्सीजन के हैं 3 मोल्स। बना लो इंपेरिकल फॉर्मूला। आयरन के 2 मोल्स Fe2, ऑक्सीजन के 3 मोल्स O3। Fe2O3 वो कंपाउंड है जिसके बारे में ऊपर के सवाल में हमसे पूछा गया है। तो वो जो ऑक्साइड ऑफ आयरन पूछा गया, उसका इंपेरिकल फॉर्मूला ये रहा Fe2O3। तो ये Fe2O3 हमारा फाइनल आंसर है। Fe2O3 ये हमारा फाइनल आंसर है। और इस तरीके से इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। कोई रॉकेट साइंस था क्या? बिल्कुल नहीं था। सिंपल, अगर आप स्टेप बाय स्टेप को पालन करोगे, और ये स्टेप बाय स्टेप मैंने इस टेबल में फॉलो की थी। अंतिम में हमने कुछ सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके उनको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लाए, और फिर वही सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हमें क्या देता है? इंपेरिकल फॉर्मूला देता है। तो इस तरीके से हमने इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन हमको बहुत डिटेल में समझ में आ गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो देखेंगे वो थोड़ा सा टिपिकल इस मामले में है कि उसमें सिर्फ इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं बल्कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना होगा। क्या निकालना होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना होगा। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त यह है कि पहले आप इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो, सेम उसी मेथड से जिस मेथड से आपने पिछला क्वेश्चन किया है, फिर मैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की मेथड बता दूंगा। तो पहले हम इंपेरिकल फॉर्मूला देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 80% ऑफ कार्बन एंड रेस्ट एज हाइड्रोजन। अब देखो, इसमें भी कुछ क्लियर नहीं दिया, लेकिन हमें पता है कि क्लियर तो है ही वैसे, क्योंकि अगर 80% कार्बन बोल रहे हैं तो रेस्ट मतलब कितना? 20% होगा। तो हमें हाइड्रोजन का परसेंट मिल गया भैया, 20% होगा। तो 80% कार्बन है और 20% हाइड्रोजन है। फाइंड द इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दोनों पूछा, मैंने कहा था ना, दोनों पूछा है। ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इफ 2 मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड वे 60 ग्राम। यह डेटा बड़ा काम का डेटा है जो आखिरी में इन्होंने दिया, क्योंकि वो मेरे को मॉलिक्यूलर मास निकालने में हेल्प करेगा। कौन सा डेटा? जो ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। इफ 2
मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड वे 60 ग्राम। ये डेटा बड़ा काम का है। 2 मोल अगर 60 ग्राम देंगे तो क्या होगा। अब पहले तो एक काम करता हूं, मैं इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लेता हूं। कैसे? जैसे पुरानी मेथड से निकाला। कौन एलिमेंट रखो? कार्बन और हाइड्रोजन। कितना परसेंट है? 80% है कार्बन और 20% है ऑक्सीजन। सैंपल को ऑलरेडी मान चुका हूं कितना, कि मेरे पास इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल 100 ग्राम है, तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर 100 ग्राम बना रहे हैं, जिसमें कार्बन 80% अगर है तो मतलब कार्बन का जो मास है वो 80 ग्राम हो गया, और हाइड्रोजन अगर 20% है तो जो हाइड्रोजन का मास हो गया वो 20 ग्राम हो गया। ठीक है, तो ये वेट वही आ गए। मतलब जो परसेंट होगा वेट परसेंटेज उतना ही वेट मान लेना, क्योंकि हम सैंपल 100 ग्राम मानकर ही चलते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे मोल्स का फॉर्मूला, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये मोल्स का फॉर्मूला आ गया। रख दो, गिवन मास कितना है 80 और कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम, क्योंकि वो ग्राम एटॉमिक मास है, तो 80/12 अप्रोक्सीमेटली ये आपको देगा 6.6 का आंसर, अप्रोक्सीमेटली 6.6। सिमिलरली 20 हाइड्रोजन के केस में डिवाइड बाय उसका मोलर मास 1, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 1 ग्राम, तो 20 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ गया अप्रोक्सीमेटली 20। रेशियो सिंपल होल नंबर में नहीं है, कर सकते हो। सबसे छोटा नंबर कौन है सर? 6.6 डिवाइड कर दो। 6.6 से 6.6 डिवाइड होगा तो क्या होगा? ये तो 1 हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर था और इसको इसी के नंबर से डिवाइड कर दिया तो 1 आएगा। लेकिन 20 डिवाइडेड बाय 6.6 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 3 आएगा। अब ये सही है कि ये 1 मोल है और ये 3। अब कोई नंबर से मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि ये अब सही होल नंबर में आ रहा है। तो ये जो नंबर आ रहे हैं ये पहले से ही हमारे पास होल नंबर में आ रहे हैं, तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना। बस ये नंबर आपको क्या दे देंगे? इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या दे देंगे इंपेरिकल फॉर्मूला? इंपेरिकल फॉर्मूला विल बी C1 एंड H3। तो C1H3 को आप क्या लिख सकते हो? CH3। सो दिस विल बी योर इंपेरिकल फॉर्मूला CH3। एक पार्ट कंप्लीट हो गया, आपका इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। ये पार्ट कंप्लीट हो गया। CH3 इसका इंपेरिकल फॉर्मूला है। लेकिन ये एक पार्ट कंप्लीट करने के बाद अब हमें पता करना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। आई होप इंपेरिकल फॉर्मूला जैसे हमने पिछली मेथड में किया था सेम उसी मेथड को आपने समझा है और उसी मेथड से आपको आ गया है। अब आप देखेंगे कि मैं कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालता हूं। पहले तो बताओ इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या रिलेशन है जिसका मुझे ध्यान रखना होगा। रिलेशन ये है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। आपको पता है ये रिलेशन, ये हम देख चुके थ्योरी पार्ट में। MF मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी इक्वल टू n, जो एक नेचुरल नंबर होगा, इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला। मेरे पास इंपेरिकल फॉर्मूला तो है CH3, सिर्फ मेरे को क्या निकालना है? n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू। अगर n की वैल्यू आ गई तो इंपेरिकल फॉर्मूले में मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लूंगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लूंगा। तो मेरा अब सिर्फ एक ही टारगेट है, n की वैल्यू को कैलकुलेट करना। n कैसे कैलकुलेट होगा? n सर n विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास होता है। बिल्कुल सही, n की ये वैल्यू होती है मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल मास। इंपेरिकल मास की मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे यहीं से इंपेरिकल मास मिल जाएगा। यहां से निकाल लो इंपेरिकल मास, इससे मेरे को इंपेरिकल मास क्या मिलने वाला है? देखो, कार्बन का मास 12 और हाइड्रोजन का मास 1, लेकिन 3 हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 3 टोटल हो गया 12 प्लस 3, मतलब इंपेरिकल मास आ गया कितना? 15। क्या आ गया? 15। सेम यूनिट रखेंगे मॉलिक्यूलर मास इंपेरिकल मास की, तो अगर यूनिफाइड में रख रहे हो तो यूनिफाइड, ग्राम में रख रहे हो तो ग्राम। तो 15 आप उसकी अभी फिलहाल सिर्फ वैल्यू बोलेंगे। अब हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। इसके लिए क्या करेंगे? तो अगर ध्यान से देखो तो जो ग्रीन कलर की लाइन थी मैंने कहा था वो इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि वो आपकी मदद करेगा। अब वो मदद कैसे करेगा? ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बोला है कि जो 2 मोल्स होंगे वो इस कंपाउंड के 60 ग्राम के होंगे।
ये हमें ग्रीन कलर के डेटा ने दिया था, जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है कि अगर 2 मोल हुए तो वो 60 ग्राम के होंगे। तो फिर एक काम करते हैं, 1 मोल होता तो कितना ग्राम का होता? सर 1 मोल होता तो 30 ग्राम का होता। जाहिर सी बात है, यूनिटरी मेथड लगा लो इधर ही। और 1 मोल के लिए अगर 30 ग्राम है तो यही तो मोलर मास है। और अगर ये मोलर मास को मैं यूनिफाइड में लिख दूं तो ये मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। मतलब ये 30U आपका mm यानी कि मॉलिक्यूलर मास हो गया। सिंपल एक मॉलिक्यूल का मास, क्योंकि जब उसको ग्राम में लिख देते तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाता है। तो ग्राम में तो आ ही रहा है, तो अब ग्राम में मत लिखो, यू में लिख दो, तो ये आपका मॉलिक्यूलर मास होगा। और इंपेरिकल मास तो 15U आ ही रहा है। कुछ नहीं, रख दो यहां पर वैल्यू को। क्या वैल्यू रखोगे? मॉलिक्यूलर मास विल बी 30U डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास विल बी 15U। अगर आप ग्राम में लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ग्राम में लिख दो, लेकिन फिर इंपेरिकल मास की भी वैल्यू आप ग्राम में ही लिखना, तो 15 ग्राम लिखना फिर, ताकि ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाए, क्योंकि जो n है वो यूनिटलेस रहेगा। और यूनिटलेस तभी हो पाएगा जब ऊपर की यूनिट और नीचे की यूनिट कैंसिल हो जाए। यूनिट से तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 टाइम्स और ये हो गया 1 टाइम, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू आ गई 2। आंसर आ चुका है, खत्म हो गया आंसर। रख दो यहां पर, वैल्यू को रख दो। क्या आएगी वैल्यू? यहां पर देखेंगे, ये सैंपल 100 ग्राम इरेज कर रहा हूं, यहां पर देख लो वैल्यू। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला इंटू इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला इंटू n। इस फॉर्मूले का यूज कर लो। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल कम आउट टू बी n। n कितना आ गया? 2 इंटू क्या इंपेरिकल फॉर्मूला है? CH3। तो वो जो इंटीजर था कॉमन वो 2 था, पॉजिटिव इंटीजर, या उसको नेचुरल नंबर बोलो, तो ये 2 आपका नेचुरल नंबर था। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा क्या? C को 2 बार C2, H को H3 को 2 बार H6। ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू C2H6। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया आपका, ये आपका दूसरा आंसर। तो यहां पर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट? कैसे मैंने n निकाला, कैसे मैंने सारी वैल्यूज निकाली, आपको इसी चीज क्लियर हुई? अल्टीमेटली सारा जो सार था वो इंपेरिकल फॉर्मूले पे टिका था। तो इन क्वेश्चंस में हमें इंपेरिकल फॉर्मूला सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि पहले हम इंपेरिकल फॉर्मूला निकालें। तो स्टूडेंट जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो ताकि हम लोग अपने वीडियो को कंक्लूड कर सके। तो ये था हमारे पास 2 क्वेश्चन जिस पर हमने इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है इस पर बात करी थी, बेसिक कांसेप्ट्स के रिस्पेक्ट में। और जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप उनको देख सकते हैं magnetbrains.com पर, जहां इन वीडियो से जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग और बेसिक कांसेप्ट्स की बात करेंगे 11th एंड 12th क्लास के चैप्टर्स में, यानी कि अगला टॉपिक जो हम देखेंगे वो स्टीशियोमेट्री पर बेस्ड होगा। तो केमिकल स्टीशियोमेट्री की अगले टॉपिक में बात की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।